स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था लेखांकन एक परिचय। आई होप सो सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा। इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चे लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे कि लेखांकन के सैद्धांतिक आधार क्या होता है। लेखांकन के सिद्धांत, तो सबसे पहले समझेंगे कि लेखांकन का सिद्धांत क्या होता है। तो लेखांकन के सिद्धांत को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं बच्चे। तो लेखांकन के सिद्धांत वे मूलभूत नियम और दिशा निर्देश है जिनके आधार पर वित्तीय लेन देन को दर्ज, वर्गीकृत और सारांशित किया जाता है। इन सिद्धांतों से लेखांकन कार्य में समानता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहती है। तो लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं बच्चे, ये हमारे क्या होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं। जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लेखांकन में भी क्या होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिसके दिशा निर्देश पे हम क्या करते हैं, अपने वित्तीय लेन देन को दर्ज करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते, फिर सारांशित करते। और इन सिद्धांतों के आधार पे लेखांकन का सिद्धांत उपयोग करने से हमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी लेखांकन कार्य होता है बच्चे, उसके अंदर समानता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहती है। लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं बच्चे, लेखांकन के सिद्धांत वे मूलभूत नियम और दिशा निर्देश है जिनके आधार पर सभी लेखांकन कार्य किए जाते हैं। मतलब दुनिया में जो भी अकाउंटिंग होता है, उस अकाउंटिंग के अंदर ये सारे नियम प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है ताकि सभी अकाउंटिंग क्या हो, एक जैसा दिखे। ये सिद्धांत विश्व भर में स्वीकृत है और वित्तीय विवरणों को एक समान, स्पष्ट एवं तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हमने क्लास में बताया था बच्चे कि गैप का जो पूरा नाम होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये है कि ये सब जो सिद्धांत बने हुए हैं, ये सारे सिद्धांत विश्व के सभी अकाउंटिंग फील्ड में क्या करते, इसका उपयोग करते। इसका उपयोग करने का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी वित्तीय विवरण होते हैं वो एक समान दिखे, स्पष्ट और तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने में क्या हो, मदद हो। अगर सभी लेखांकन अलग अलग नियम से बने तो क्या सभी अकाउंटिंग में एक समानता रहेगी? नहीं रहेगी, है ना। तो एक समानता लाने के लिए बच्चे क्या करते, लेखांकन के सिद्धांत का उपयोग करते, ठीक है, कि सभी कंपनी, सभी व्यवसाय एक ही नियम कानून को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। इसीलिए इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब आता है कि हमारे प्रमुख लेखांकन सिद्धांत, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग में क्या है बच्चे कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन से सिद्धांत का मीनिंग क्या है, उसका उदाहरण देखेंगे, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला लेखांकन सिद्धांत है उसका नाम है, अगर आप सभी बच्चे ध्यान दें तो पहले सिद्धांत का नाम है व्यवसायिक इकाई सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो व्यवसायिक इकाई सिद्धांत होते हैं बच्चे, एक क्यों बनाए गए, इसका क्या मतलब है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि व्यवसाय और उसके मालिक, ठीक है, व्यवसाय और उसके जो मालिक होते हैं बच्चे, ठीक है, वो दोनों अलग माने जाते। मतलब बिजनेस जो भी है और उसका मालिक, ये दोनों क्या माने जाते, अलग माने जाते, ठीक है। हम उसको एक नहीं मान सकते। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यदि मालिक ने व्यवसाय में 50,000 निवेश किया तो यह व्यवसाय की दृष्टि से पूंजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? पूंजी, ठीक है। इसको हम कैपिटल कहेंगे। अगर मालिक ने पैसे दिए व्यवसाय में तो हम इसे क्या बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे, क्योंकि मालिक अलग है और व्यवसाय अलग है। तो लेखांकन की नज़र में दोनों क्या होते हैं, अलग माने जाते हैं, ठीक है।
दूसरा जो सिद्धांत आता है, दूसरे सिद्धांत का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं बच्चे धन मापन का सिद्धांत। तो लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं को दर्ज किया जाता है जिन्हें धन के रूप में मापा जा सके। सभी बच्चों को पता है कि अकाउंटिंग में हम क्या है, बिना पैसों का कोई भी ट्रांजैक्शन की लेखा हम नहीं कर सकते। ऐसे व्यवहार जिसको हम पैसे में मेजर करते हैं, जिसमें लेन देन रुपये पैसे में होता है बच्चे, उन्हीं को हम क्या करते हैं, अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, अभिलेखन किसको किया जाता है, जिसको हम अकाउंटिंग में लेन देन रुपयों पैसों में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्मचारी की मेहनत और ईमानदारी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे खातों में नहीं लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चे को मैं पूछूं, बताओ कर्मचारी की मेहनत और ईमानदारी, उसको क्या रुपये में माप सकते हैं? तो नहीं मापा जाता, इसीलिए इनका लेखा हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में नहीं करते। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, धन मापन सिद्धांत हमें क्या सिखाता है कि जिन व्यवहारों का लेखा मुद्रा में हो, उन्हीं व्यवहारों को हम क्या करते, लेखांकन के अंदर लिखा जाता है, अभिलेखन करते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है प्रमुख लेखांकन सिद्धांत, जिसको हम बच्चे लागत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लागत सिद्धांत। तो लागत सिद्धांत क्या होता है कि संपत्ति को उसके मूल्य, क्रय मूल्य पर दर्ज किया जाता है, ना कि बाजार मूल्य पर। अब जिससे सभी बच्चों को पता है कि हमारे पास जो वस्तु होती है, कोई संपत्ति होता है ना, ठीक है, तो संपत्ति जो होता है बच्चे, वो क्या रहता है कि उसकी दो कीमत होते हैं। एक तो होता है क्रय कीमत, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य। ठीक है, तो जो भी लेखा किया जाता है बच्चे, उसको हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे ही लिखेंगे। जिसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि लागत सिद्धांत क्या कहना चाहता है। तो उसने बताया कि यदि मशीन 2 लाख में खरीदी गई है, कितने में खरीदी गई है, 2 लाख में, तो उसे बैलेंस शीट में 2 लाख पर ही दिखाया जाएगा। कितने पे दिखाएंगे बच्चे, 2 लाख पे, भले ही बाजार मूल्य बदल जाए। जैसे मान लेते हैं कि हमने 2 साल पहले 2 लाख का मशीन खरीदा, अब 2 लाख के बाद अगर मार्केट में मैं इसको बेचूंगा तो उसकी कीमत क्या होगी, कम मिलेगा। फिर भी हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चे पक्की तल पर, तो उसके अंदर हम मशीन कितना दिखाएंगे, 2 लाख ही दिखाते हैं ना। ठीक है, तो ये कौन से सिद्धांत के अनुसार, लागत सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यता सिद्धांत, है ना, जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न जो सिद्धांत होता है बच्चे, जिसको सत्ता का सिद्धांत बोलते हैं, यह माना जाता है कि व्यवसाय लगातार चलता रहेगा और निकट भविष्य में बंद नहीं होगा। देखो, जब भी कोई व्यवसाय अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऐसी मान्यता होता है बच्चे कि हमारा बिजनेस जो होगा वो लगातार चलता ही रहेगा, भविष्य में बंद नहीं होगा। इस सोच के साथ हम क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो संपत्तियों का मूल्यांकन होता है वो दीर्घकालिक उपयोग को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसीलिए हम कोई ज़मीन मकान अगर खरीदते हैं बच्चे, तो उसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है, सततता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत से बताना चाहते हैं कि जो भी हम संपत्ति खरीद रहे, वो 2 महीने के लिए नहीं खरीद रहे, बल्कि लंबे समय तक के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसके अनुसार क्या माना जाता है कि व्यवसाय लगातार चलता रहेगा और निकट भविष्य में बंद नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट सिद्धांत की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे द्विपक्ष सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, द्विपक्ष, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको हम द्विपक्ष सिद्धांत भी बोलते हैं। तो द्विपक्ष सिद्धांत क्या सिखाता है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, या इसी को हम नाम और क्या बोलते हैं बच्चे, जमा। ठीक है, तो जितने भी लेन देन होंगे उसके कितने पहलू होते हैं, 2। जैसे हमने बताया था कि जब भी हम रोजनामचा लिखते हैं या जनरल एंट्री लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। इसी को हम नाम और जमा पक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं बच्चे उदाहरण के तौर पे कि 10,000 का सामान नगद खरीदा गया। अब 10,000 का मान ले कोई वस्तु हमने खरीदा, तो इसमें 2 पहलू क्या होंगे। तो पहला तो सर, जब हमने 10,000 का कोई वस्तु खरीदा है, नगद खरीदा है,
तो एक तो हमारे पास सामान यानी संपत्ति बढ़ी, और दूसरा नगद हमारे पास से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, मान लेते कि हमने 10,000 का एक फर्नीचर खरीदा, तो बताओ बच्चों, फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आया, यानी फर्नी संपत्ति बढ़ गई, और दूसरा पहलू क्या हो जाएगा, हमारे पास से रोकड़ गया, तो यानी दूसरी संपत्ति क्या होगी बच्चे, नगद रूपी संपत्ति घटेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं द्वैध पक्ष सिद्धांत या ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सिद्धांत होता है जिसको हम बोलते हैं लेखांकन अवधि सिद्धांत, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि लेखांकन को एक निश्चित समय अवधि जैसे 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है ताकि लाभ हानि का पता चल सके। जैसे हमने पढ़ा है बच्चे कि कोई भी व्यवसाय जब हम शुरू करते हैं तो लंबे समय तक चलेगा। अब लंबे समय तक चलेगा तो क्या हम इतना उसके लाभ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे समय में क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, और हमारा जो व्यवसाय का जो समय अवधि होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है ताकि हम उसके लाभ हानि का पता कर सके। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेखांकन अवधि सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ABC ट्रेडर नामक व्यवसाय ने 1 अप्रैल 2024 से कार्य शुरू किया। तो मान लीजिए बच्चे कि ABC ट्रेडर है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया है। ठीक है, यदि व्यवसाय की कुल आय और खर्च का हिसाब केवल तब बनाया जाए जब व्यवसाय समाप्त हो, तो निवेशक और मालिक को वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। देखो, अगर मान लेते कि कोई बिजनेस शुरू किया है और उसकी जो कुल इनकम है और खर्च है, मतलब कुल उसकी जो आय और खर्च का अगर हिसाब हम तब करें जब हमारा बिजनेस क्या होगा, समाप्त होगा, तो बताओ बच्चों, निवेशक जो होंगे, मालिक होंगे, उनको कितने सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इसलिए इसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं, है ना। जैसे 1 वर्ष माना गया है तो 1 1 वर्ष का हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसको बांट देंगे ताकि हम हर 1 साल के अंदर हम क्या करेंगे, अपने व्यवसाय का लाभ हानि जान सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चे मिलान सिद्धांत, है ना, जिसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मिलान सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी भी अवधि का लाभ निकालने के लिए उस अवधि की आय और उसी अवधि के खर्चों को मिलाकर देखा जाता है। अगर मान लें कि मैंने 2000 मान लें 25 का मुझे लाभ ज्ञात करना है बच्चे, ठीक है, तो अगर मुझे लाभ निकालना है तो उसी अवधि का आय और उसी अवधि का खर्च को ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस साल इनकम क्या क्या हुआ है और उसी साल हमारे पास खर्च भी क्या क्या हुए हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, मिलान करते, ताकि पता चले कि हमें लाभ कितना हुआ है। तो मिलान सिद्धांत ये सिखाता है कि किसी भी अवधि का लाभ निकालने के लिए उस अवधि का आय और उसी अवधि के खर्चों को मिलाकर देखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए कि XYZ कंपनी ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक व्यापार किया, तो कुल बिक्री कितना हुआ बच्चे, 5 लाख रुपया ना, और उस बिक्री को प्राप्त करने में टोटल खर्च कितने हो रहे तो मैंने खरीदी किया 2 लाख का, मजदूरी 50,000, और वेतन जो लिखा है बच्चे कि मार्च 2025 का जो 20,000 वेतन है वो अभी बाकी है, मतलब हमने वेतन अभी चुकाया नहीं है। भुगतान अप्रैल 2025 में होगा, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करेंगे, 20,000 का मतलब देखो अभी वेतन इसी साल का है लेकिन हम उसका पेमेंट अभी तक किया नहीं है। तो बताओ बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, अगर हमसे कोई पूछे बताओ कि इस साल हमारा टोटल खर्च कितना है, तो एक तो खरीदी का 2 लाख हो गया, मजदूरी का कितना हो गया 50,000, और वेतन का कितना है 20,000। भले हमने इस मंथ में नहीं चुकाया या इस साल हमने नहीं चुकाया लेकिन खर्च तो इसी साल हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो मिलान सिद्धांत ये बताता है कि अगर जिस वर्ष में कुल खर्च हुआ है उसी वर्ष में सारे खर्च को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बिक्री हमारा 5 लाख है, खर्च 2,70,000 है। ठीक है, अब इसमें 2,70,000 में क्या है बच्चे, खरीदी भी आ गया, मजदूरी भी आ गया, वेतन भी आ गया। भले ही वेतन अभी ना दिया हो लेकिन खर्च इसी साल का है तो हम उसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, 5 लाख में से हम 2,70,000 को क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे। तो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा लाभ कितना आ जाएगा बताओ, तो जो लाभ आएगा बच्चे वो आ जाएगा हमारा
2,30,000 कितना आ जाएगा? 2,30,000। तो बताओ ये कौन से सिद्धांत के अनुसार है? तो मिलान सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ते हैं, सावधानी सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस। इसी को हम रूढ़िवादिता का भी सिद्धांत बोलते हैं बच्चे, है ना। तो रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि संभवित हानियों को तुरंत दर्ज किया जाता है। अगर लग रहा है बच्चे कि आपको कोई हानि हो रहा है, संभवित हानि मतलब भविष्य में होने वाली कोई भी अगर हानि है, तो उसको हम क्या करेंगे? तुरंत दर्ज करेंगे। जबकि जो संभवित लाभ होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? संभवित लाभ, तो उसको हम क्या करेंगे? तभी दर्ज होते हैं जब वो निश्चित हो जाए तब। जब मिल जाएगा तभी उसको हम दर्ज करेंगे, मतलब लिखेंगे। लेकिन कोई अगर लग रहा है भविष्य में कोई हानि होने वाला है, तो उसको तुरंत लिख देना है कि भाई अब भी मेरा इतना रुपये का हानि हो गया। लेकिन लाभ अगर होने वाला है तो उसको हम तुरंत नहीं लिखते बच्चे, जब लाभ होगा तब लिखेंगे, बस इतना याद रखना है। हानि होगा तुरंत लिखेंगे, अगर कोई लाभ होने वाला है तो जब लाभ होगा तभी लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका बेस्ट उदाहरण है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रोविजन बनाना। अगर भविष्य में लग रहा है कि कोई ऋण संदिग्ध है या मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रावधान करेंगे। जैसे डूबत ऋण अनामत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डूबत या अनामत क्या होता है बच्चे कि भविष्य में पैसे हमें नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसका जो लेखा होगा वो हम अभी करेंगे, ऐसा। नेक्स्ट आता है संगति सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो संगति सिद्धांत के अंदर क्या है कि एक बार कोई लेखांकन पद्धति जैसे मूल्यह्रास की विधि चुन ली जाए तो उसे लगातार प्रयोग में किया जाए। जैसे हम कोई एक नियम को अगर एक बार अपना लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? लंबे समय तक उसी नियम को क्या करेंगे बच्चे? हर साल उपयोग में लेते रहेंगे। नियम का बदलाव कभी भी नहीं करेंगे। जो नियम एक बार लग गया वो कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा ना। तो इसलिए सिद्धांत को क्या बोला गया? संगति सिद्धांत। अगर नेक्स्ट आता है बच्चे प्रकटीकरण सिद्धांत, है ना, जिसको हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण जानकारी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मतलब वित्तीय विवरण में जितने भी छोटे बड़े जो भी जानकारी बच्चे, उसका हम क्या करेंगे? उल्लेख होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं प्रकटीकरण सिद्धांत, फुल डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? नेक्स्ट आता है महत्वपूर्णता सिद्धांत, जिसको बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो महत्वपूर्णता सिद्धांत में क्या होता है बच्चे कि केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही खातों में दर्ज की जाती है। उदाहरण के तौर पे यदि 50 का पेन खरीदा गया तो उसे संपत्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि सीधे खर्च मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई छोटी मोटी कोई खर्च किया है बच्चे, ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूचनाओं ही खातों में, जैसे जो इम्पोर्टेंट है उसी का हम क्या करते हैं? खाता में। जैसे मैंने ज़मीन खरीदा तो ज़मीन का हम क्या करेंगे? संपत्ति के रूप में दर्शाएंगे। लेकिन अगर हमने 50 रुपये का अगर पेन खरीदा है तो क्या हम उसे संपत्ति मानेंगे? नहीं, उसे हम क्या मान लेंगे? खर्च के रूप में मान लेंगे। तो इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो महत्वपूर्णता का सिद्धांत, क्योंकि पेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मकान, जमीन, फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है बच्चे आगम मान्यता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो राजस्व को उसी समय मान्यता दी जाती है जब वो अर्जित हो जाए, ना कि जब नगद प्राप्त हो। यदि लेन देन की पूर्ति और वस्तु सेवा की आपूर्ति के साथ ही आय को दर्ज किया जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया बच्चे कि जब राजस्व यानी इनकम कब माना जाएगा? ठीक है, इनकम कब माना जाएगा? जब पैसे नगद प्राप्त होंगे तब मानेंगे, या जब हमने वस्तु को बेच दिया तब मानेंगे? तो इसमें क्या होता है बच्चे कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई वस्तु बेचा, तो जैसे हमने वस्तु को बेच दिया उसी समय हम क्या मान लेंगे? उसको इनकम माना जाता है ना। ठीक है, उसी समय मानेंगे कि हमारी आय हो गई। क्यों? क्योंकि हमने वस्तु को जब बेच दिया तो पैसे क्या होंगे? आज निकल तो हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक व्यवसायी ने 20 सितंबर को ग्राहक को माल बेच दिया और बिल बना दिया। अब बताओ हमने कब ग्राहक को माल बेचा? 20 सितंबर को।
ग्राहक ने भुगतान अक्टूबर में किया। ग्राहक ने भुगतान कब किया बच्चे? अक्टूबर में। अब बताओ हम इनकम कब मानेंगे? सितंबर को माना जाएगा या अक्टूबर में माना जाएगा? सोच के बताओ। तो आगम मान्यता सिद्धांत के अनुसार आय सितंबर में ही मान ली जाएगी, क्योंकि उसी समय बिक्री पूरी हो गई थी। भले ही पैसा अक्टूबर में मिला, लेकिन बिक्री कब हुआ था बच्चे? सितंबर में। तो हमारी इनकम कब माना जाएगा? सितंबर में। ठीक है, चलो ओके। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में दर्ज की गई प्रत्येक सूचना व्यक्तिगत राय या अनुमान पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष एवं प्रमाणिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। इससे खातों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहती। तो एक इसको बोलते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव एविडेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ये भी एक तरह का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे बताया गया कि हम जो भी लेखा करेंगे उसका क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। जैसे मैंने 1 लाख का अगर मान ले यंत्र खरीदा, तो हमारे पास 1 लाख के यंत्र का एक बिल भी होना चाहिए। ठीक है, एक इनवॉइस बना होना चाहिए बच्चे, ताकि हम सामने वाले को प्रमाण के रूप में क्या कर सके? बता सके कि भाई हमारा इतने रुपये का क्या हुआ है? यंत्र खरीदा है। ठीक है, यदि मशीन की खरीदी 5 लाख में और उसका बाजार मूल्य कितना है? 5,50,000, तो बैलेंस शीट में मशीन की लागत 5 लाख ही दर्ज की जाएगी, क्योंकि बिल इनवॉइस इसका प्रमाण है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने 5 लाख में खरीदा है, लेकिन बाजार में मूल्य कितना हो गया बच्चे? उसका रेट बढ़ के हो गया 5,50,000, लेकिन बैलेंस शीट में हम कितना लिखेंगे? सिर्फ 5 लाख ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बिल हमने जब खरीदा था तो उस टाइम उस बिल पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 5 लाख। इसीलिए हम उसे 5 लाख पे ही इसको प्रमाण के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, चलो। तो आई होप सो सभी को सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना बच्चे और अपनी नोट्स में इसको लिख लेना। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोग को देना है। ठीक है, कि इसमें कौन सा सिद्धांत लगा है। तो फर्स्ट है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यवसाय और मालिक अलग है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, लेखांकन इकाई का सिद्धांत, सावधानी का सिद्धांत, मिलान सिद्धांत। तो सोच के बताओ बच्चे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो कमेंट में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है बच्चे आप वीडियो के कमेंट में लिखे। आपका प्रॉब्लम अगर क्या अच्छा लगा, आप क्या पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा बच्चे लेखांकन इकाई सिद्धांत। ठीक है, क्या होगा? लेखांकन इकाई सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि व्यवसाय और मालिक दोनों क्या होते हैं? अलग माने जाते हैं। ठीक है, चलो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यवसाय और मालिक अलग है? ये तो हमने कर लिया ना। ठीक है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यवसाय अनिश्चित समय तक चलता रहेगा? मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है मूल्यांकन सिद्धांत, मिलान सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे निरंतरता का सिद्धांत, है ना। जिस मतलब एक बार अगर हमने बिजनेस शुरू कर दिया तो लंबे समय तक क्या होगा? चलता ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिद्धांत में प्रत्येक लेन देन के 2 पहलुओं को दर्शाया जाता है? कौन सा सिद्धांत ऐसे बच्चे जिसमें हम 2 पहलू को क्या करते हैं? दर्ज करते हैं। तो पहला है द्विप्रभाव सिद्धांत, मूल्य स्थिरता, निरंतरता, समानता का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है द्विप्रभाव सिद्धांत, जिसमें 2 असर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में नाम और जमा पक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? किस सिद्धांत के अनुसार कंपनी का लेखा जोखा निश्चित अवधि जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाया जाता है, मतलब 1 साल के लिए बनाया जाता है? तो पहला है मिलान सिद्धांत, दूसरा लेखांकन अवधि सिद्धांत, तीसरा है सावधानी सिद्धांत और चौथा है मूल्यांकन सिद्धांत। तो बताओ राइट आंसर क्या है बच्चे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी। ओके, वेरी गुड। तो बी का आंसर क्या हो गया? लेखांकन अवधि सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखांकन किस सिद्धांत के अनुसार खर्च और आय को उसी अवधि में जोड़ा जाता है? बताओ किस सिद्धांत के अनुसार
खर्च और आय को उसी अवधि में जोड़ा जाता है बच्चे। तो सर इसका राइट आंसर होगा पहला है मिलान सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, नगद आधार, समानता सिद्धांत। तो हमने बताया था बच्चे मिलान सिद्धांत है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलान सिद्धांत, जिसमें सारे खर्च और आय को उसी अवधि में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आई होप सो सभी बच्चों को ये लेखांकन का सिद्धांत समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो सभी बच्चे जब तक अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें और अच्छे नंबर एग्ज़ाम में लाए बच्चे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।